चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखाद अल्पधियाम अपि काव्याद एव यतः तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। साहित्य में कहा गया है कि चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति अल्पधिया अपि कम बुद्धि वालों के द्वारा भी सुखाद सुखपूर्वक काव्याद एव काव्य से ही प्राप्त हो सकती है। तेन इस वजह से, इस कारण से तत्स्वरूपम निरूप्यते, उसका स्वरूप निरूपण किया जाता है। तो इस प्रकार की बात साहित्य के बारे में की गई है कि जिस धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चार पुरुषार्थों की हम बात करते हैं, हमारी संस्कृति में, हमारे जीवन दर्शन में ये कहा गया है कि मानव जीवन के चार लक्ष्य हैं और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वो जीवन पर्यंत प्रयत्न करता है। वो धर्म का अर्जन करता है, वो अर्थार्जन करता है, वो कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहता है और अंततोगत्वा इस जीवन को व्यतीत करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए, काम पूर्ति के लिए, धर्म और अर्थ के अर्जन के लिए और भी अन्य अन्य तप का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, तपस्या का मार्ग, ये सब हैं, परंतु वो बहुत क्लिष्ट है। एक काव्य ही ऐसा है जिससे ये चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति आसानी से सरल बुद्धि वाले को, सहज बुद्धि वाले को भी प्राप्त हो जाती है। और जिस ब्रह्मानंद सहोदर आनंद को प्राप्त करने के लिए तपस्वी कई कई वर्षों तक तप करते हैं और ज्ञान मार्ग से, समाधि मार्ग से उस स्थिति तक पहुंचते हैं, उसको काव्य सहज ही उपलब्ध करवाता है। तो इस प्रकार के काव्य की महिमा का वर्णन साहित्य में किया गया है और भी अन्य अन्य कवियों ने साहित्य की महिमा को बताया है। तो हम लोग यहाँ पर महाकवि कालिदास के द्वारा लिखे गए मेघदूत को पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो जब भी हम कोई काव्य को पढ़ते हैं बच्चों, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये काव्य क्या है और ये काव्य का कौन सा रूप है, किस प्रकार का ये काव्य है। तो मेरा अपना एक दृष्टिकोण है कि जब भी किसी ग्रंथ को हम प्रारंभ करते हैं तो हम बच्चों को सबसे पहले ये बताते हैं कि साहित्य की कौन सी विधा का ये ग्रंथ है, किस कवि के द्वारा लिखा गया है और इस ग्रंथ के अंदर क्या है। तो साहित्य की जो विधा है उस पर अगर हम बात करें तो उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि साहित्य क्या है। प्रथम वर्ष से लेकर के और हर क्लास में हम ये बताते हैं कि साहित्य वस्तुतः क्या है और संस्कृत साहित्य का इतिहास और बाकी सब अन्य अन्य ग्रंथ और उनके कुछ अंश हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अब चूँकि आप स्नातकोत्तर के विद्यार्थी हैं और स्नातकोत्तर का विद्यार्थी जो होता है वो जिसे हम कहें कि सामान्य संस्कृत के ज्ञान की अपेक्षा वो विशिष्ट ज्ञान की तरफ जाता है, या जिसे कहें स्पेशलाइजेशन, पारंगतता या दक्षता उस विषय की उनको होती है। इसलिए अब हम साहित्य को अलग तरीके से, अलग दृष्टिकोण से, अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे। तो साहित्य की अगर हम बात करें तो भामह जो है वो पहले ऐसे काव्यशास्त्री हैं जिन्होंने वैज्ञानिक और तर्कसंगत तरीके से जो उनका ग्रंथ है उस ग्रंथ में उन्होंने काव्य को परिभाषित करते हुए कहा है शब्दार्थौ संहितौ काव्यम, यानी शब्द और अर्थ जो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और साथ रह कर के और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, उस प्रकार के शब्दार्थों को हम काव्य कहते हैं, साहित्य कहते हैं। राजशेखर वही साहित्य की परिभाषा देते हुए कह रहे हैं कि शब्दार्थयोर यथावत सहभावेन विद्या साहित्य विद्या, कि शब्द और अर्थ का यथावत, यथावत अर्थात जैसा होना चाहिए वैसा, जैसा होना चाहिए वैसा कैसा होना चाहिए, शब्द ऐसे जो अर्थ हम देना चाहते हैं, जो अर्थ हम कहना चाहते हैं उसके लिए बिल्कुल सटीक हो, उपयोगी शब्द हो और शब्द इस प्रकार के होने चाहिए जो अर्थ की प्रतीति कराते हो और अर्थ इस प्रकार का होना चाहिए जो शब्द के अनुकूल हो। तो शब्द और अर्थ एक दूसरे के अनुकूल होकर के, परस्पर पर्याय होकर के और जिस भाव को, जिस जनमंगल को कवि साधना चाहता है उस जनमंगल को साधने में साध्य बने, इसलिए कहा यथावत। यथावत अर्थात जैसा होना चाहिए वैसा सहभाव, सहभाव मतलब साथ साथ होना। तो शब्द और अर्थ का जैसा होना चाहिए वैसा साथ होना या जिसमें है, इस प्रकार की जो विद्या है उसको ही साहित्य विद्या कहा जाता है। साहित्य विद्या अर्थात काव्यशास्त्र कहा जाता है। तो शब्द और अर्थ का
यथावत सहभाव जहाँ पर होता है, जहाँ उनका सहयोग होता है, वहाँ पर हम उसको, इस प्रकार की जो विद्या होती है उसको हम साहित्य विद्या या काव्य शास्त्र कहते हैं। कुंतक ने इसमें अपने वक्र व्यापार को जोड़ा है और वक्रोक्ति की बात वो करते हैं। तब उन्होंने ये कहा है कि शब्दार्थौ सहितौ वक्र व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद्विधा आह्लादकारिणी, अर्थात शब्द और अर्थ का साथ साथ होना और वक्र व्यापार शालिनी, यानी वक्र व्यापार, व्यापार मतलब कवि का व्यापार। कवि का व्यापार क्या है? कवि का व्यापार या कवि का जो कर्म है वो है काव्य। कवेर कर्म काव्यम ऐसा कहा गया है। तो कवि का जो कर्म है, कवि का जो व्यापार है वो कैसा है? वक्र व्यापार। वक्र मतलब सुंदर, वक्रोक्ति, सीधी सीधी बात नहीं, इस प्रकार की बात जो रम्य है, जिसमें व्यंजना है, जिसमें चमत्कार है, जो अद्भुत है, जो विलक्षण है, इसलिए उसको कहा वक्र। तो वक्र व्यापार शालिनी यानी सुंदर व्यापार से, सुंदर कवि कर्म से युक्त जो है, और बंधे, बंध में, बंध अर्थात रचना, रचना में व्यवस्थित, व्यवस्थित, व्यवस्थित क्या? शब्द और अर्थ। तो रचना में वक्र व्यापार से युक्त, सुंदर व्यापार से युक्त जो शब्द और अर्थ हैं, जो साथ साथ हैं, और तद विदाम, और जो उसको जानते हैं। तत् किसके लिए आया है यहाँ पर? काव्य के लिए आया है। तत् विदाम यानी उसको जानने वाले, यानी कि काव्य को जानने वाले, अर्थात काव्य के जो मर्मज्ञ हैं उनको आह्लादकारिणी, आह्लादकारिणी यानी आनंद प्रदान करने वाली, काव्य के मर्मज्ञों को आनंद प्रदान करने वाले और वक्र व्यापार से युक्त शब्द और अर्थ का साथ साथ व्यवस्थित होना रचना में, संरचना में, उसी को हम काव्य कहते हैं। तो इस प्रकार से काव्य की परिभाषाएं और भी अन्य सभी काव्य शास्त्रियों ने दी है, लेकिन अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के कम या ज़्यादा साहित्य की परिभाषा एक जैसी ही है। कुछ जो साहित्यकार हैं, जो कुछ काव्य शास्त्री हैं, क्योंकि अलग अलग परंपरा के अलग अलग मार्ग के अनुयायी हैं, अलग अलग मार्ग का प्रवर्तन करने वाले हैं, तो उनके दृष्टिकोण से जो काव्य का मुख्य तत्व है उसको उन्होंने अपनी परिभाषा में मुख्य रूप से लिया है। जैसे साहित्य दर्पण में हम कहेंगे तो वो कह रहे हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, और अगर काव्य प्रकाशकार की बात करेंगे तो वो कहते हैं तददवशो शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति अपि पुनः क्वापि। तो इस प्रकार से सबके अलग है, कहने का तरीका अलग है, लेकिन अगर व्यंजित भाव की बात करें तो व्यंजित भाव एक ही है कि सुंदर शब्द और अर्थ का साथ साथ होना और साथ साथ रह कर के और जन मंगल को, जन कल्याण को, जनहित को साधना और कवि के मन की बात को अभिव्यक्ति देना और जो सहृदय है उसके मन तक उस बात को पहुंचाना, या सहृदय के मन को पढ़ना और उस मन को पढ़ कर के उसको अपने शब्दार्थों में अभिव्यक्ति देना और जन हृदय के साथ एकाकार होना, उसकी पीड़ा को समझना, उसके मर्म को समझना, उनकी समस्याओं को समझना, उनकी संवेदनाओं को समझना, और समझ करके, क्योंकि कवि के पास ही ये सहज और मौलिक शक्ति है, क्योंकि जिसे हम कहें कि उनके पास सहज प्रतिभा है, बीज रूप में उनके पास में प्रतिभा है, तो वो उसको समाधान दे सकते हैं, रमणीय तरीके से, रम्य तरीके से दे सकते हैं। इसलिए कवि का विशिष्ट महत्व है। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि साहित्य ऐसा होता है जिसमें शब्द और अर्थ भी कैसे? सुंदर शब्द और अर्थ एक दूसरे का साथ देते हुए जब जनमंगल को साधते हैं तो उसे हम काव्य कह सकते हैं। इस प्रकार से काव्य की या साहित्य की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है। तो साहित्य का मतलब है शब्द और अर्थ जहाँ साथ साथ होते हैं और साथ साथ होते हैं, और कवि जो है जन पीड़ा को अनुभव करता है और उसे अभिव्यक्त करता है। तो जब उसके अभिव्यक्त करने की बात आती है तो हर कवि का अपना एक फ्रेमवर्क होता है, एक मानसिक संरचना होती है, उसकी अपनी एक प्रतिभा होती है। कोई कवि सहज रूप से पद्य में स्वाभाविक संरचना करता है, कोई कवि गद्य में करता है, कोई नाट्य में करता है, कोई चंपू में करता है। तो उसका अपना एक
जिसे हम अंग्रेजी के शब्द से कहें तो उसका अपना एक फोर्टे होता है, यानी कि उसकी एक परिधि होती है, उसकी एक ईश्वर प्रदत्त सहज प्रतिभा होती है, उसमें वो अपनी बात को कहता है। तो जिस तरीके से अपनी बात को कहता है उन तरीकों के आधार पर हमने जो साहित्य की विधाएं हैं उनको दो भागों में विभाजित किया है। बच्चों ये याद रखें कि साहित्य पहले आया है, और साहित्य जब पहले आया है, साहित्य शास्त्र बाद में आए हैं। तो साहित्य में जो उपलब्ध तथ्य हैं उनके आधार पर ही साहित्य शास्त्र बना है। तो हम अगर वैदिक प्रथम ऋचा के अवतरण की बात करें तो साहित्य जो है वो पद्य से प्रारंभ हुआ है, जहाँ अग्नि इले पुरोहितम से शुरू होता है। लौकिक संस्कृत साहित्य की भी बात करें तो वो भी पद्य से शुरू होता है। माँ निषाद प्रतिष्ठाम तमगम शाश्वती समा यति क्रोंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तो पद्य स्वाभाविक रूप से कवि करुणा से आता है। शोकः श्लोकत्वम आगत, ऐसा रामायण में कहा गया है। तो वो जो है पद्य में प्रकट हुआ है। बाद में जाकर के वेदों में भी, यजुर्वेद में गद्य आता है, और जो लौकिक हमारा साहित्य है उस लौकिक साहित्य में भी बाद में जाकर के गद्य में भी रचनाएं हुई है। तो काव्य में रचना हो सकती है, गद्य में रचना हो सकती है, और गद्य पद्य दोनों साथ में हो उस प्रकार की रचना हो सकती है। रूपक हो सकता है, जिसको रूप आरोपात तो रूपकम ऐसा कहा गया है, यानी उसमें जो होता है वो रूप का आरोप होता है। रूप का आरोप होता है यानी कि साहित्य की विधा में जिस नायक की बात की जा रही है तो उसको हम केवल सुनते नहीं हैं, बल्कि उसका एक रूप हमको दिखता है सामने, और जो रूप जो अपने ऊपर उस रूप को जो आरोपित कर लेता है, वो जो नट होता है वो उस रूप का प्रदर्शन करता है, इसलिए वो रूपक कहलाता है। उपरूपक भी हैं, नाटिकाएँ भी हैं, दृश्य काव्य के बहुत सारे भेद हैं, श्रव्य काव्य की भी बहुत सारे भेद हैं। पिछली कक्षाओं में भी हमने बहुत विस्तार से इन सब चीज़ों को देखा है, और अब आप बड़ी कक्षा में आ गए हैं। आप जिसे कहें कि विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं, इसमें स्पेशलाइजेशन को लेने वाले हैं, इसलिए साहित्य को के मर्मज्ञ आप होने वाले हैं। इसलिए साहित्य के मर्म को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो श्रव्य काव्यों में गद्य है, पद्य है, चंपू है। गद्य में विधा के आधार पर अगर कथाएं काल्पनिक होती है तो वो कथा कहलाती है। अगर उसमें इतिहास से स्रोत लिए जाते हैं और उसको आधार बनाते हुए लिखा जाता है तो वो आख्यायिका होती है, उपन्यास जिसे हम कह सकते हैं। और पद्य के भी स्वरूप के आधार पर एक पद्य अगर मुक्त रूप से व्यंजना कर देता है तो वो मुक्तक होता है। एक पद्यों का एक छोटा समूह होता है जो जीवन के किसी एक अंश को, एक अभिव्यंजना को अभिव्यक्ति देता है, तो वो खंड काव्य होता है। उस खंड काव्य के अंदर गीति काव्य हैं, स्तोत्र काव्य हैं, दूत काव्य हैं, ऐसे बहुत सारे काव्य हैं जो एक अंश को प्रकट करने का काम कर रहे हैं, तो वो खंड काव्य कहलाते हैं। महाकाव्य होते हैं सर्गबद्धो महाकाव्यम, और भी महाकाव्य के काव्य शास्त्र में बहुत सारे लक्षण दिए गए हैं कि उसका धीरोदात्त नायक होना चाहिए, एक देव नायक होना चाहिए, कोई श्रृंगार करुण आदि में से एक रस जो है वो प्रमुख होना चाहिए, बाकी सारे रस होने चाहिए। हर सर्ग में एक छंद होना चाहिए, वो छंद अंत में बदल जाना चाहिए। जीवन के समस्त पक्षों को यथासंभव उसमें अंतर्भूत कर लिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से महाकाव्य के बहुत सारे जो है विशिष्टताएं हैं वो उसमें होनी चाहिए। चंपू काव्य है जो गद्य पद्य जो है दोनों मिश्रित होते हैं। तो इस प्रकार से साहित्य की बहुत सारी विधाएं होती है। उनको आप संस्कृत साहित्य के इतिहास में अथवा किसी काव्य शास्त्र में अथवा साहित्य शास्त्र के किसी भी ग्रंथ में अगर आप पढ़ेंगे तो प्रारंभ में प्रस्तावना में इन वस्तुओं को, इन तथ्यों को समझाए बिना आप साहित्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए जब कभी किसी भी साहित्य की कोई सी भी विधा को हम पढ़ते हैं तो पहले हमको पता होना चाहिए कि विधाएं कौन कौन सी है, और उन विधाओं में से हम यहाँ पर कौन सी विधा के कौन से ग्रंथ को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर साहित्य की ये जो दृश्य और श्रव्य विधाएँ हैं जो अलग अलग जिसे कहें कि रूपों में या अलग अलग वर्गीकरण में विभाजित हैं, उनमें से हम यहाँ जो है खंड काव्य की बात करेंगे। खंड काव्य में मेघदूत है, जो मेघदूत दूत काव्य भी है, मेघदूत गीति काव्य भी है, और ये खंड काव्य है। तो खंड काव्य के अंदर जो बहुत सारे विभाजन हैं उनमें से ये गीति काव्य के रूप में माना जाता है। और गीति काव्यों में अथवा दूत काव्यों में ये सर्वप्रथम रचा गया और सबसे महत्वपूर्ण गीति काव्य कहा जाता है। तो
मेघदूत जो खंड काव्य है और गीति काव्य है। जब गीति काव्य की बात करते हैं तो हम बात कर सकते हैं या हमारे मन में एक जिज्ञासा हो सकती है कि भाई गीति काव्य क्यों नाम रखा गया है। तो आप देख रहे हैं शब्द के अंदर जो है वो गय धातु है, यानी गेयता जो है उसका मुख्य तत्व है। तो गीति काव्य जो है वो गीति है मतलब उसका गायन किया जा सकता है, वो रागात्मक होता है, वो भावात्मक होता है, वो रसात्मक होता है, वो संवेदनात्मक होता है, उसमें गेयता प्रमुख होती है। और इन सब चीज़ों को लेते हुए अगर हम विभाजन करना चाहें कि भाई गीति काव्य की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, गीति काव्य किन किन मानदंडों पर खरा उतरना चाहिए, गीति काव्य की कसौटी क्या है, तो गीति काव्य में सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसमें एक भाव होता है और उस एक भाव का अतिरेक होता है, उस एक भाव की अति उत्कृष्ट अभिव्यक्ति होती है, रस सांद्रता होती है, अर्थात उसमें रस का घनत्व होता है, एक रस होता है और वो रस जो है वो गहराई से अनुभूत और अभिव्यक्त होता है। गीति काव्य में अंतः प्रेरणा होती है कवि की, वो अंदर से भीतर से जो कवि महसूस करता है उस भीतर की भावना का, उस भीतर के रस का, उस भीतर के एक भाव का अंतः प्रेरणा से वो रसयुक्त अभिव्यंजना करता है, कवि स्वयं पूरा अभिव्यक्त हो जाता है गीति काव्य में। तो ये एक गीति काव्य की एक पृथक विशेषता जिसे हम कह सकते हैं। और जिसे कहें कि विशुद्ध होता है और कवि के मिसप्रिंट है तस्वीर शब्द यहाँ पर, तो विशुद्ध और कवि के व्यक्तित्व का प्रतिफलन होता है वो, यानी कि वो प्योर फॉर्म होता है भाव का, जो भाव है कवि का भीतर से अंतःकरण में जो भाव है उस भाव की विशुद्ध अभिव्यक्ति होती है और उस कवि के व्यक्तित्व का वो एक तरीके से प्रतिफलन है, यानी कवि अंदर से जो है वो अपने काव्य में प्रतिफलित होता है या अभिव्यक्त होता है। तो वो उसका जो रस जो अनुभूति है उस अनुभूति का वहाँ पर अभिव्यंजना होती है। गीति काव्य की एक और अलग विशेषता है कि वो संक्षिप्त होता है, यानी कि वो छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि उसमें एक ही भाव होता है, एक सुंदर रस होता है, एक अंतः प्रेरणा होती है, उसके अंदर जिसे हम कहें कि गेयता होती है, तो वो संक्षिप्त होता है क्योंकि बहुत लंबा उसको खींचा नहीं जाता। तो संक्षिप्तता और गेयता उसकी एक विशेषता है। और जिसे हम कहें कि मुक्तक भी गेय हो सकते हैं, जो अलग अलग जो स्तोत्र की स्तुतियों के जो मंत्र हैं, जो जिसे कहें पद्य हैं, जो लौकिक पद्य हैं या जो धार्मिक जो स्तुति आदि के जो पद्य हैं जिनको गाया जा सकता है वो गीति काव्य कहे जा सकते हैं। और गीति काव्य प्रबंधात्मक भी हो सकते हैं। तो प्रबंध मतलब वो बड़े होते हैं संरचना में। तो जो संदेश काव्य हैं, दूत काव्य हैं, ये सब प्रबंधात्मक गीति काव्य कहे जाते हैं। और गीति काव्य में बाह्य और अंतः प्रकृति दोनों का समावेश होता है। अंतः प्रकृति की बाह्य अभिव्यक्ति, तो एक उसका आंतरिक पक्ष होता है और एक उसका बाह्य पक्ष होता है। तो जो भीतर है वही बाहर है। जो भीतर की अनुभूति यथावत बहुत सहज रूप से, बहुत सुंदर रूप से, बहुत भावातिरेक रूप से, बहुत रस प्रवणता के साथ, बिल्कुल कवि की अंतः प्रेरणा के साथ, बिल्कुल शुद्ध और पवित्र रूप में, बिल्कुल उसके अंदर का जो भाव है उसको प्रतिफलित करते हुए, बहुत संक्षिप्त में लेकिन बहुत सुंदर तरीके से, गेय तरीके से जब कवि अपनी अंतः प्रकृति को बाह्य रूप से अभिव्यक्ति देता है तब हम उसको गीति काव्य कहते हैं। तो कालिदास का जो मेघदूत है वो गीति काव्य के उत्कृष्ट प्रतिमान के स्तर पर खरा उतरता है। और हम मेघदूत की बात करेंगे कि मेघदूत जो है वो गीति काव्य के रूप में किस प्रकार का एक जिसे कहें कि ग्रंथ है। मेघदूत को पढ़ने से पहले हमें थोड़ी उसकी भावभूमि अगर हम बनाएंगे, जो हमारी मनोभूमि बनेगी, मानसिकता बनेगी, हम मेघदूत के प्रति जिसे कहें उत्सुक होंगे या उसके प्रति हमारे अंदर रुचि जागृत होगी। हम ये जानना चाहेंगे कि मेघदूत में क्या है, मेघ क्या है, दूत क्या है और मेघदूत क्या है। तो मेघदूत जो है वो आप देख रहे हैं कि शब्द के अंदर दूत है, यानी कि दूत काव्य है ये।
और दूत कौन है? मेघ दूत है, यानी कि मेघ ही दूत का कार्य कर रहा है। दूत जो काम कार्य करता है वो ये है कि दूत संदेश को ले जाने का काम करता है, संदेश को पहुंचाने का काम करता है। जो 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 खबर है, जो समाचार है, जो बात है, उस बात को एक जगह से एकत्रित करके और दूसरी जगह जहाँ पहुँचानी है, यथावत रूप में जैसा कहा गया है उसी रूप में वैसा का वैसा ही वो पहुँचाता है, उसको दूत कहा जाता है। यहाँ पर मेघ को ही दूत के रूप में परिकल्पित किया गया है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम मेघदूत है। ये जो मेघदूत है एक कुबेर के द्वारा शापित यक्ष की मनोव्यथा है, विरही यक्ष की मनोव्यथा है, क्योंकि कुबेर के शाप के कारण वो अपनी प्रिया से अलग रह रहा है वन में, और वहाँ पर जो है रह करके चूँकि वो प्रिया में बहुत आसक्ति है उसकी, और इसी आसक्ति को के रहते हुए उसने जो अपने कर्तव्य से वो च्युत हुआ है, जो अपने कर्तव्य में उसने जिसे कहें कि असावधानी की है, चूक की है। जब उसका कार्य था कि वो पूजा के लिए जो ताज़ा जो फूल हैं उनको लेकर के आएगा, लेकिन उसने उसमें असावधानी करते हुए रात्रि में ही जो है वो पुष्प चयन करके रख दिया, और पुष्प के अंदर भ्रमर जो है वो बंद हो गया। जब वो सुबह हुई तो वो भ्रमर जो है वो उसमें बंद था। तो ये पता लग गया कि ये पुष्प सुबह नहीं चुने गए हैं, बल्कि पूर्व में ही चुन करके रख दिए गए हैं, और इस कर्तव्यच्युत होने के कारण वो उसको शाप दे दिया जाता है, और उस शाप के कारण वो अपनी प्रिया से विरह में रह रहे हैं। तो वियोग श्रृंगार की बहुत सुंदर अभिव्यंजना यहाँ पर है। तो वियोगी जो यक्ष है उस यक्ष की विरह व्यथा एक तरीके से मेघदूत है। तो ये मेघदूत में अंतः और बाह्य प्रकृति दोनों का चित्रण है। अंतः प्रकृति तो यक्ष की जो अंतःकरण की जो प्रवृत्ति है, यक्ष के अंदर जो चल रहा है भाव, वो उसकी अंतः प्रकृति है, और बाह्य प्रकृति जो वास्तविक जो ये प्रकृति है उस प्रकृति का भी बहुत सुंदर वर्णन है। जो मेघदूत को दो भागों में जब विभाजित किया गया है, तो इसके जो पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में इस मेघदूत को विभाजित किया गया है। तो पूर्व मेघ पूरा का पूरा प्रकृति चित्रण है, पूरा का पूरा प्रकृति एक पात्र के रूप में अवतरित हुआ है, और न केवल प्रकृति का सुंदर वर्णन करती है बल्कि भूगोल का वर्णन करती है कि किस प्रकार से मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, कहाँ पर कोई नदी है, कहाँ पर कोई पहाड़ है, कहाँ पर कोई रास्ता है, कोई पथ है। ये सब को जब वो कवि वर्णन करते हैं कालिदास, तब ऐसा लगता है कि पूरा भूगोल उतर आया है उनके पद्यों में, पूरी प्रकृति का सौंदर्य उतर आया है उनके पद्यों में। तो ये प्रकृति एक पात्र की तरह संदेश देती हुई प्रतीत होती है, और कालिदास प्रकृति को कितना जिसे कहें कि अंदर से जानते हैं, भीतर से वो प्रकृति के साथ एकाकार है, वो प्रकृति को समझते हैं, वो प्रकृति के चितेरे हैं, वो प्रकृति के सूक्ष्म आलोचक है, वो सूक्ष्म समीक्षक है, वो सूक्ष्म दृष्टा है, और वो प्रकृति की जीवंतता को, प्रकृति के भावों को, प्रकृति के मुरझाने को, प्रकृति के विकसित होने को, प्रकृति के बढ़ने को, उसको पुष्पित होने को, पल्लवित होने को, अंकुरित होने को, सबको समझते हैं, प्रकृति की बातों को समझते हैं, प्रकृति के अंदर के भावों को समझते हैं, और प्रकृति को समझ करके उसके मनोभावों को वो अपने शब्दों में पिरो देते हैं, तो हम तक पहुंच जाते हैं। इस तरीके से बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने पूर्व मेघ में प्रकृति का वर्णन किया है, और जो उत्तर मेघ है उसमें जो यक्ष है वो अपना संदेश देता है, तो वो संदेश जो है वो उसके मनोभावों का वर्णन है। तो मेघदूत अंतः और बाह्य प्रकृति का बहुत सुंदर सामंजस्य है। मेघदूत में वियोग श्रृंगार है, जैसा कि हम कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर विरही यक्ष की मनोव्यथा है। तो चूँकि विरही है वो, तो वियोग श्रृंगार, विप्रलंब श्रृंगार जो है यहाँ पर मुख्य है। और मेघ को दूत के रूप में कल्पित किया गया है। जब वन में अकेला है यक्ष, और जो प्रिया है उसकी स्मृति
उसकी स्मृति पथ में आती है और वो बहुत व्याकुल है, बहुत पीड़ित है। तो मेघ जो गुजर रहा है उधर से, उस मेघ को वो निवेदन करता है, पूरी कल्पना करता है कि ये मेघ यहाँ से उड़ कर के और मेरी प्रिया के पास अलकापुरी में जाएगा और वहाँ जाकर के और उसको मेरे मन की बात को समझा देगा। ऐसा बहुत सारे काव्यों में कवियों ने कल्पना की है, जैसे चंद्रमा को, कि ये चंद्रमा जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वहाँ विरही जो प्रिया है उसको भी दिखाई दे रहा है। तो उस चांद के माध्यम से बातें करते हुए नायक और नायिका बहुत सारे ग्रंथों में चित्रित किए गए हैं। तो यहाँ पर मेघ को देख करके वो दूत के रूप में परिकल्पित करता है, मेघ को प्रार्थना करता है, उसे विनम्र निवेदन करता है कि हे मेघ तुम जाओ और मेरी बात को, मेरी संदेश को मेरी प्रिया तक पहुँचा दो। तो मेघ को दूत के रूप में कल्पित किया गया है। पुराने समय में हम बहुत सारे ग्रंथों में देखते हैं कि पक्षियों को दूत के रूप में परिकल्पित किया गया है। रामायण में जो है वो पवन दूत, हनुमान को दूत के रूप में भेजा गया था उनकी बात को, राम ने अपनी बात को, संदेश को पहुंचाने के लिए सीता के पास में। और न केवल भेजा था, प्रमाण रूप में उन्होंने उसको चिन्ह भी, अभिज्ञान चिन्ह भी दे करके भेजा था। इस तरीके की कल्पनाएं बहुत सारी हैं। जब विरह में होता है नायक या नायिका, तब उसके मन के जो भाव है वो अभिव्यक्त होना चाहते हैं। मन के भाव जो है वो नायक अथवा नायिका के पास पहुंचना चाहते हैं और वो अपनी तरंगों के रूप में पहुंचते भी हैं। लेकिन इसका जरिया, उसका माध्यम वो किसी न किसी रूप में परिकल्पित करते हैं। कभी कभी नायक नायिका दिखाए जाते हैं कि वो चित्र बना लेते हैं और चित्र से बात करते हैं। तो तरीका कुछ भी हो, लेकिन नायक या नायिका अगर विरह में है तो वो अपनी मन की बात को किससे करें? तो वो खुद से करते हैं, वो चित्र से करते हैं, वो पक्षियों से करते हैं, वो प्रकृति से करते हैं, वो मेघ से करते हैं, तो जिससे भी बात करते हैं। लेकिन लक्ष्य ये है कि मन की पीड़ा जब अभिव्यक्ति पा जाती है तब वो विश्राम पाती है, अन्यथा मन की व्यथा मन को बहुत व्याकुल करती है। तो किसी न किसी रूप में विरह व्यथा परिणमित होनी चाहिए, अभिव्यक्त होनी चाहिए, और अभिव्यक्ति के लिए वो आश्रय ढूंढते हैं। और यहाँ पर विरही यक्ष जो है वो अभिव्यक्ति के लिए मेघ को अपना आश्रय बनाता है और अपनी बात कहता है। और अलकापुरी में वो परिकल्पना करता है कि नायिका प्रिया किस प्रकार से वो वहाँ पर क्या कर रही होगी, कैसे बैठी होगी, किस प्रकार से वो उसको अपने मस्तिष्क में ही, अपने स्मृति पथ में ही कल्पित कर लेता है और कल्पित करके उसका वर्णन करता है और वर्णन करके कहता है कि तुम जा करके मेरी बात को वहाँ तक पहुँचाना। तो मेघ को दूत के रूप में कल्पित किया गया है। मेघदूत की एक प्रकृति चित्रण उसका प्राण तत्व है, प्रकृति चित्रण उसका मूल तत्व है, प्रकृति चित्रण उसकी एक विलक्षणता है। तो जो दो भागों में अगर हम विभाजित करें तो जो प्रकृति चित्रण आधे भाग में है और दूसरे भाग में जो है वो मनोवृत्ति चित्रण है। तो प्रकृति चित्रण में अगर आप लोग जब देखेंगे, मेघदूत को पढ़ेंगे, तो एक एक पद्य कवि की जो कल्पना है, कवि की जो प्रकृति की समझ है, उस क्यों कहा जाता है कि कालिदास प्रकृति चित्रण के लिए जाने जाते हैं, क्यों कहा जाता है कि कालिदास प्रकृति के साथ एकाकार हुए हैं, क्यों कहा जाता है कि कालिदास की प्रकृति में मानवीकरण है, क्यों कहा जाता है कि कालिदास के काव्यों में प्रकृति बोलती है, प्रकृति संदेश देती है, प्रकृति सब कुछ कहती है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंत ही सब कहते हैं, वन देवता शब्द का प्रयोग करते हुए तो वन देवता माना गया है। और शकुंतों को के माध्यम से शकुंतला को पाला जाता है, संदेश दिया जाता है, उनकी आवाज़ के माध्यम से जो व्यंजनाएं हैं वो करवाते हैं। तो ये हंस और हंसी है, मृग और मृगी है, जिसे कहें कि हरिणी है, ये सारे जो पशु है, इसके पक्षी हैं, प्रकृति हैं, लताएं हैं, वृक्ष हैं, सब कुछ शकुंतला की बातों को अभिव्यक्ति देते हैं। यहाँ पर भी सब कुछ जो प्रकृति के अंदर है वो विरही यक्ष की मन की व्यथा को विश्रांति प्रदान करता है। और रास्ते की परिकल्पना, पथ की परिकल्पना करते हुए जो यक्ष है वो मेघ को पथ भी बताता है कि तुम्हें इधर से जाना है, उधर ये नदी होगी, उधर ये पहाड़ होगा। तो ये सारे मार्ग का जो है वो साकार चित्रण कवि कर रहे हैं।